Hello students, today we will learn about conjugated dienes. In this video we will learn about introduction of dienes, stability of dienes means conjugated dienes and their properties. So first one is introduction to dienes. These are open chain alkenes which contain two double bonds on the carbon chain and are therefore called dienes or diolefin. Conjugated dienes ओपन चेन एल्कीन्स होती है जिनमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इनको डाईन्स बोलते हैं। दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इनको डाईन्स या फिर डाईओलिफिन्स बोलते हैं। Their IUPAC name is alkadiene and the systematic name is generated by replacing the Ne of corresponding alkane with diene, तभी बनता है alkadiene। जैसे किसी कंपाउंड में 4 कार्बन है मतलब कि ब्यूट है और वो उससे एल्केन बनेगा ब्यूटेन, तो हम अगर ब्यूटेन का लास्ट का Ne हटाकर डाईइन लगा देते हैं तो हमारा कंपाउंड बन जाता है ब्यूटाडाईइन। इस तरीके से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन से इनका नाम रखा जाता है। एंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डाईन्स। डाईन्स उनके बोन्स की पोजीशन के बेस पर 3 तरीके की होती हैं, मतलब कंपाउंड में डबल बोन्स की पोजीशन क्या है, किस तरीके से अटैच्ड है, उसके बेस पर एल्कीन्स 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 कॉन्जुगेटेड डाइन, नंबर 2 नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डाइन्स भी कहते हैं, एंड नंबर 3 क्यूमुलेटेड डाइन्स या फिर हम इनको एलीन्स भी बोलते हैं। The first one is conjugated dienes. These are those in which double bonds are separated by one single bond. This is the most important line, that the double bonds are separated by one single bond. Since double bond and single bonds alternate on the carbon chain, they are also referred as alternating dienes. Conjugated dienes में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी आ जाता है, तो वो अल्टरनेट पोजीशंस में होते हैं। जैसे कि पहला है डबल बॉन्ड है, देन उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इस तरीके से वो अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं एक के बाद एक करके। इसीलिए हम इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स को alternating dienes भी बोलते हैं। Here you can see in the example, this one is the example of conjugated diene such as 1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene and 1,3-pentadiene. These are the simple examples of conjugated dienes. Next is non-conjugated dienes. जैसे कॉन्जुगेटेड डाइन्स में दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो जाते हैं, इसी तरीके से नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स में दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स आते हैं। दीज आर दोज इन विच द डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड आते हैं। एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है और उनके बीच में दो सिंगल बॉन्ड है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन। 1,4-pentadiene एंड 1,5-hexadiene। 1,4-pentadiene में बीच में दो सिंगल बॉन्ड्स हैं, जबकि 1,5-pentadiene में बीच में 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं। मीन्स ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये अल्टरनेटिंग डाइन्स नहीं है। क्यूमुलेटेड डाइन्स थर्ड टाइप है डाइन्स का, दैट इज क्यूमुलेटेड डाइन्स।
These are those in which the bond appear on successive carbon atom and one carbon is a part of two double bonds. क्यूम्युलेटेड डाइन्स में एक ही कार्बन से दो डबल बॉन्ड्स जुड़े होते हैं. जैसे पहले वाले में कॉन्जुगेटेड डाइन में डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. ऑल्टरनेट पोजीशंस में था. नॉन कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड और उनके बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड. लेकिन क्यूम्युलेटेड डाइन्स में एक ही कार्बन से दो डबल बॉन्ड अटैच्ड होते हैं. इनको एलीन्स भी बोलते हैं. और एलीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं. ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं. डेक्स्ट्रो या लीवो कंपाउंड्स देती हैं. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स. एल्कीन्स की तरह ही कॉन्जुगेटेड डाइन्स भी लगभग सेम रिएक्शंस देती हैं. जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन. एल्कीन्स भी एडिशन रिएक्शन देती हैं. लगभग सेम वही मैकेनिज्म होता है. एडिशन रिएक्शन में कॉन्जुगेटेड डाइन्स की हम 1,3-ब्यूटाडाइन पहला कंपाउंड है तो वही ले रहे हैं. 1,3-ब्यूटाडाइन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद द रिएजेंट सच एज हेलोजन. हेलोजन में ब्रोमीन या क्लोरीन या फिर हेलो अल्कीन्स HBr या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स. प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेटेड डाइन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के. जैसे एल्कीन्स केमिकल रिएक्शन देती हैं, ऐसे ही कॉन्जुगेटेड डाइन्स की भी सिमिलर ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन. 1,3-ब्यूटाडाइन undergoes addition reaction with the reagent such as halogen, chlorine या bromine, HBr, hydrogen bromide and hydrogen iodide. Although it contains two double bonds, but only one molecule of the addendum is added either to 1,2 carbon means 1,2 addition या फिर 1,4 carbon means 1,4 addition. तो जो हमारे पास कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइन, उसमें फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर दो डबल बॉन्ड्स हैं. अब इसमें दो तरीके से एडिशन होगा. जैसे एल्कीन्स में दो तरीके से एडिशन होता है और हमें दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, 1 सब्स्टिट्यूटेड एंड 2 सब्स्टिट्यूटेड. कुछ इसी तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पर भी है. ओके, तो पहले क्या होगा, जब इसमें क्लोरीन का रिएक्शन होगा, क्लोरीन ऐड होगा, तो क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पर जाकर ऐड हो जाएगा. सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर ऐड होने के बाद फर्स्ट फॉर्म में मतलब 1,2 एडिशन में जो कार्बोकटायन बनेगा वो सेकंड पोजीशन पर बनेगा. सेकंड पोजीशन पर क्यों बनेगा? अगर यहाँ पर एक X या फिर कोई क्लोरीन आकर अटैच होता है तो जो इसका डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर इसका चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा. ये कार्बोकटायन बन जाएगा और कार्बोकटायन बनने की वजह से यहाँ पर 1,2 एडिशन हो जाएगा. मीन्स दूसरा क्लोरीन एटम भी आकर सेकेंड वाली पोजीशन पर ऐड हो जाएगा क्योंकि उसके पास प्लस वाला चार्ज है और क्लोरीन के पास माइनस चार्ज है. क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक के पास प्लस का चार्ज है, एक के पास माइनस का चार्ज है, तो 1,2 एडिशन हो जाएगा. यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पर आकर क्लोरीन अटैच हो जाएगा. ये तो हुआ 1,2 एडिशन. अब बात करते हैं 1,4 एडिशन की. 1,4 एडिशन कैसे होगा? लेट्स चेक. इन 1,4 एडिशन वी हैव 1,3-ब्यूटाडाइन. 1,3-ब्यूटाडाइन में हमारे पास फर्स्ट पर और थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है. तो जब इसमें क्लोरीन ऐड होगा, मतलब क्लोरीन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्लोरीन प्लस एंड क्लोरीन माइनस. ओके,
तो जब क्लोरीन इसमें ऐड होगा, फर्स्ट पोजीशन पर सपोज क्लोरीन ऐड होता है, दैट इज Cl, ओके, इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद इसका चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा, मीन्स ये वाला कार्बन जो हो जाए होगा वो कटायन बन जाएगा, कार्बोकटायन बन जाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड में हमारे ये पूरा एक जो मॉलिक्यूल है ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसमें एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये एलाइलिक ग्रुप की तरह काम करेगा, एलाइल ग्रुप है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। जैसे हमें दूसरा एडिशन कराना है, 1,4 एडिशन कराना है, तो उसके लिए हमें एलाइल को रीअरेंज करना पड़ेगा। ये जो कार्बन का चार्ज है, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज है, इसको हमें नेक्स्ट कार्बन एटम पर, फोर्थ वाले कार्बन एटम पर शिफ्ट करना होगा, और जो फोर्थ कार्बन एटम पर या थर्ड कार्बन एटम पर जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसको हम जस्ट नेक्स्ट कार्बन एटम पर शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्टिंग करने के बाद डबल बॉन्ड मिड में आ जाएगा, बीच वाले दो कार्बन कार्बन के बीच में कार्बोकटायन ये वाला कार्बन हो जाएगा, दिस वन, और जो बचा हुआ हमारा क्लोरीन है वो इस वाले कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा और हमें 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जिस तरीके से हम आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू एडिशन करते हैं, उस तरीके से एक दूसरा मैकेनिज्म भी है, फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन में फ्री रेडिकल्स के थ्रू हम रिएक्शन कराते हैं। फ्री रेडिकल्स यूवी लाइट या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में जनरेट होते हैं। जैसे हम आयनिक मैकेनिज्म में आयनिक फॉर्म्स बनाते हैं, चार्जेस लगते हैं, जैसे Cl है तो Cl प्लस एंड Cl माइनस में टूटा, इसी तरीके से यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल्स में टूटेगा। डाइन्स ऑल्सो अंडरगो एडिशन through free radicals, thus 1,3-butadiene adds chlorine in the presence of light, means sunlight or UV light, or peroxide to give 1, 2 and 1, 4 addition products. This involves the intermediate formation of allylic free radical. This reaction completes in 3 main steps. The first one step is chain initiation, then chain propagation, and last one is termination. फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट वाली पोजीशन पर एडिशन होता है और इसमें एलाइलिक फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। एलाइलिक फ्री रेडिकल जैसे फर्स्ट वाली फॉर्म में आयनिक फॉर्म जनरेट हो रही थी, इंटरमीडिएट बन रहा था, इसी तरीके से इसमें एलाइलिक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, जिसमें दो पोजीशंस बनेंगी, फर्स्ट सेकेंड वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल होगा और फोर्थ वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल होगा। नेक्स्ट वन इज स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में फर्स्ट और सेकेंड की जो फॉर्म्स हैं, फर्स्ट जो हमें फॉर्म्स मिली हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल्स, फर्स्ट और सेकेंड दो स्ट्रक्चर्स मिली हैं बिफोर रीअरेंजमेंट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट, वो फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेंगी और 1, 2 और 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट्स देंगी। This is 1, 2 addition and this is 1, 4 addition product. Okay. Next one is Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction is most important name reaction of conjugated dienes. Important भी है और interesting भी है, easy भी है। The Diels-Alder reaction consists of the 1, 4 addition of the double bond of suitable vinyl derivative called dienophile to the two ends of the conjugated diene system. Thus 1,3-butadiene combined with acrolein at 100 degree to form tetrahydrobenzaldehyde.
डाइलसेल्डर रिएक्शन में कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइईन की रिएक्शन जब हम किसी भी एल्कीन से कराते हैं, एल्कीन या फिर किसी डाइनोफाइल से कराते हैं, तो हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम अडक्ट भी बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट है, अडक्ट भी बोलते हैं, या फिर जो उस कंपाउंड का नेम है वो लिख सकते हैं। जैसे हमने 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन यहाँ पर एक्रोलीन से कराई है और उसके रिजल्ट में जो साइक्लाइजेशन होने के बाद हमें कंपाउंड मिला है दैट इज 1,2,3,6 टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड। हम इस यहाँ पर एक्रोलीन के प्लेस पर कोई भी एल्कीन जैसे सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथाइलिन या एथीन भी ले सकते हैं। उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम होगा 1,2-साइक्लोहेक्सीन। Okay. Next mechanism. The exit mechanism of Diels-Alder reaction is still uncertain. It has been suggested that a 6-membered transition state compound is formed. तो अल्काडाइंस जब डाइनोफाइल से रिएक्शन करती हैं और रिजल्ट में हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है, इनका कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके बीच में एक ट्रांजिशन फॉर्म बनती है। जैसे अगर हम एल्काडाइन की रिएक्शन एल्कीन से करा रहे हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आएगा, जिससे यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज एलाइलिक रीअरेंजमेंट। एलाइलिक रीअरेंजमेंट हम समझ चुके हैं पहले ही। एलाइलिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच हैव फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन एटम अल्फा टू एन ओलेफिनिक बॉन्ड। एलाइलिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि उसमें जो ओलेफिनिक बॉन्ड होता है वो एलाइलिक ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डबल बॉन्ड होता है वो एलाइलिक ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एलाइलिक रीअरेंजमेंट और एलाइलिक शिफ्टिंग इन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच डबल बॉन्ड इन एलाइल कंपाउंड शिफ्ट टू द नेक्स्ट कार्बन एटम। उसमें क्या होता है कि जो एलाइल डबल बॉन्ड या एलाइल ग्रुप होता है वो एक कार्बन एटम से दूसरे वाले कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाता है, जिसे एलाइलिक शिफ्टिंग बोलते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ज़्यादातर ये SN1 और SN2 रिएक्शन में होती है। एलाइलिक शिफ्टिंग है एलाइलिक रीअरेंजमेंट। The double bond and the functional group in these compound undergo acid or base catalyzed migration to form a new compound. जो एलाइलिक डबल बॉन्ड्स होते हैं या फिर ओलिफिनिक डबल बॉन्ड्स होते हैं वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर जो शिफ्टिंग होती है वो एसिड या बेस कैटालाइज होती है और जिनके रिजल्ट में हमें एक नया कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स और एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी 4 मेन चीज़ों पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देयर ओरिएंटेशन, सेकेंड थर्ड इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड फोर्थ इज हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। During elimination reaction, more than one alkene product can be made. जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट सही है? ओके, द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द फेवर्ड प्रोडक्ट। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही अच्छा प्रोडक्ट होगा। लेकिन हम कैसे पता लगाते थे कि या साइंटिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है? तो उस स्टेबिलिटी को पता करने के लिए 4 मेन चीज़ें हमें याद करनी है। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंड इज द ओरिएंटेशन,
third the heat of hydrogenation, and fourth is hyperconjugation. Substituents, the number of substituents. Alkene have substituents, hydrogen atoms attached to the carbon in the double bonds. The more substituent the alkene have, the more stable they are. जिस एल्कीन के पास जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी. जितने ज़्यादा उसके पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे मतलब उतने ही ज़्यादा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे. डबल बॉन्ड से जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे उतने ही उसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे. एंड अकॉर्डिंग टू द सेट-ज़िफ रूल, जिस एल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही एल्कीन स्टेबल होती है. नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन दो अटैच्ड हैं उनसे जो एटम्स जुड़े हुए हैं दोनों कार्बन से, वो किस पोजीशन में अटैच्ड हैं, क्या उनका कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उनका ओरिएंटेशन है, उसका भी स्टेबिलिटी पर बहुत इफेक्ट होता है. जैसे एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वो दो तरीके के कंपाउंड्स देती हैं, वन इज सिस एंड द अनदर इज ट्रांस. तो ओरिएंटेशन के बेस पर जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो सिस आइसोमर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. नेक्स्ट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. एल्कीन्स जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती हैं. द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जो एल्कीन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं, हाइड्रोजनेशन होता है एल्कीन्स का, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. उसमें एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी निकलती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं. जो एल्कीन जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस करती है वो उतनी ही कम स्टेबल होती है, मतलब कि अनस्टेबल होती है. और जो एल्कीन कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस करती है वो एल्कीन इतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है. ओके जो जितनी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है उतनी ही कम स्टेबल है, जो जितनी हाई सब्स्टिट्यूटेड है उतनी ही ज़्यादा स्टेबल है. हेयर यू कैन सी इन द एग्जाम्पल. ओके द लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन. जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रिंग होगी जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उतनी ही उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, और जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उतनी ही एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी. These are the four main topics or factors of the stability of alkenes or conjugated dienes. Conjugated dienes are more stable than non-conjugated dienes. Conjugated dienes में क्या होता है कि एक sp2 कार्बन होता है एल्कीन्स में, देन उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है, फिर sp2 कार्बन होता है. कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स. जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती हैं मतलब जिनके डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है वो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. एल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. ओके delocalization of charges stabilize the conjugated dienes. जो रेजोनेंस की वजह से चार्जेस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है वो कॉन्जुगेटेड डाइन्स को स्टेबल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ड्यू टू sp2 hybridization in conjugated dienes, they possess the shorter and stronger bond length than non-conjugated dienes.
कॉन्जुगेटेड डाइन्स के कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स की बॉन्ड लेंथ से कम होती है और स्ट्रॉन्गर होती है. ओके, so these are the main factors of stability